इस कहानी की शुरुआत में टीयर ऑफ द मून को दिखाया जाता है, जो अमेज़न के जंगल में एक चमत्कारी पेड़ होता है जिससे किसी भी बीमारी या मर्ज का इलाज किया जा सकता है और इसे ढूंढना उतना ही मुश्किल काम होता है। फिर भी बहुत से लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अमेज़न के जंगल में जाते हैं। मूवी की शुरुआत एग्यूरे नाम के आदमी से होती है जो जंगल में टीयर ऑफ द मून को ढूंढने के लिए आया था और उसके साथ उसकी पूरी टीम भी होती है। लेकिन जंगल ने उस पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्यूरे और उसके पूरे साथियों को लगभग मार ही दिया था। लेकिन बाकी के लोग बताते हैं कि जब गार्डियंस को उनकी लाश मिली थी तब उन्होंने उसे फिर से जिंदा कर दिया था। लेकिन एग्यूरे किसी भी कीमत पर टीयर ऑफ द मून को पाना चाहता था, इसलिए एग्यूरे ने उनके सरदार से एरो हेड मांगा जो कि उस पेड़ को ढूंढने की चाबी थी। लेकिन गार्डियंस के सरदार उसे एरो हेड देने से मना कर देते हैं और गुस्से में आकर एग्यूरे और उसके साथियों ने उन पूरे गार्डियंस को मार दिया था। लेकिन मरने से पहले सरदार उन्हें एक कर्स मींस शराब देता है कि वो लोग नदी से कभी भी दूर नहीं जा पाएंगे और उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी, और फिर जंगल उनको जकड़ लेता है। इसके बाद सीन सन 1916 में लंदन में शिफ्ट होता है, जहां हम लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं जो कि टीयर ऑफ द मून पर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि वो उसकी पावर से एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे जिससे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर की हेल्प और डॉक्टर अल्बर्ट की खोजी हुई प्राचीन एरो हेड चाहिए, लेकिन वो लोग उन्हें मना कर देते हैं। इसके बाद लिली उन सब की नजरों से बचते हुए अल्बर्ट की रिसर्च तक पहुंच जाती है, जिसमें उसे एरो हेड मिल जाता है। तभी जर्मन प्रिंस भी एरो हेड लेने वहां आ जाता है, लेकिन वहां उसे एरो हेड नहीं मिलता और तभी उसकी नजर लिली पर पड़ जाती है जो कि एरो हेड लेके भाग रही होती है और ये लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। लिली उनसे बचती है और एक खिड़की से लटक जाती है। तब प्रिंस उसे एरो हेड मांगता है और बदले में उसकी मदद करने को कहता है। तब लिली उसकी तरफ एरो हेड का बॉक्स फेंक देती है और तभी नीचे मैक एक बस को रोक देता है जिसपे लिली कूद जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन प्रिंस को एरो हेड की जगह एक पपेट टॉय मिलता है। इसके बाद प्रिंस लिली को खोजने लग जाता है और अब मैक और लिली टीयर ऑफ द मून को खोजने के लिए निकल चुके थे। इसके बाद सीन नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट होता है, जहां फ्रैंक नाम के स्कीपर को दिखाया जाता है जो लोगों को अपने बोट पर अलग अलग तरीकों से डराकर उनसे पैसे वसूल करता है। उसके बाद नीलो नाम का एक आदमी दिखता है जिसने फ्रैंक को लोन दे रखा होता है और अपना पैसा वापस मांगता है, लेकिन फ्रैंक के पास उसे देने के लिए पूरे पैसे नहीं होते। तो बदले में नीलो फ्रैंक की बोट से इंजन और चाबी को निकाल कर ले जाता है। अपनी चाबी और इंजन को वापस लेने के लिए फ्रैंक जैसे ही नीलो की ऑफिस में चोरी से जाता है, तभी वहाँ लिली भी नीलो से मिलने आ जाती है और वो फ्रैंक को नीलो समझकर उसे बताती है कि मैं टीयर ऑफ द मून पेड़ को खोजना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक स्कीपर की जरूरत है। ये जानकर फ्रैंक उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो फ्रैंक को स्कीपर के लिए हायर कर लेती है। और तभी वहाँ नीलो भी आ जाता है और फ्रैंक की असलियत पकड़ी जाती है। इससे लिली उस पर बहुत गुस्सा करती है। तभी फ्रैंक को लिली के गले में एरो हेड दिखता है और वो लिली को अपनी बोट से जाने के लिए मनाता है, लेकिन लिली अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। तभी वहाँ पर एक जगुआर आ जाता है जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और नीलो और बाकी के लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फ्रैंक उस जगुआर से फाइट करने लग जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। ये देखकर लिली उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो बहादुर था। और फिर फ्रैंक अपने इंजन को सेट करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि नीलो की ऑफिस में आया हुआ जगुआर फ्रैंक का ही दोस्त प्रॉक्सिमा होता है और फ्रैंक ने लिली को इम्प्रेस करने के लिए उससे नकली लड़ाई की थी। कुछ ही देर में लिली और मैक भी वहाँ आ जाते हैं। इस बीच लिली को कुछ लोग दिखते हैं जो पक्षियों के पिंजरे लिए होते हैं। वो उन पक्षियों को बचाने के लिए उनके पीछे जाती है। इसी दौरान वो लोग लिली को पकड़कर उन पक्षियों के पिंजरे में डालकर किडनैप कर लेते हैं। तभी नीलो के लोग भी इनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि फ्रैंक ने अपना इंजन चुरा लिया था और नीलो को उसकी कीमत भी नहीं दी थी। उसके बाद फ्रैंक अपनी बोट को लेके वहाँ से भाग जाता है और जब फ्रैंक को लिली बोट पर नहीं मिलती तब वो उसे खोजने जाता है। वहीं लिली भी बहुत चालाक होती है। वो उस केज को खोलकर आजाद हो जाती है और उन लोगों से फाइट करने लगती है। इसी बीच फ्रैंक भी वहां आ जाता है और वो दोनों किसी भी तरह करके वहां से बचकर भागते हैं। अब बोट तक पहुंचने के लिए फ्रैंक तो नदी में कूद जाता है, लेकिन लिली तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वो एक वायर पर लटक कर बोट तक पहुंच जाती है। तभी प्रिंस सबमरीन लेकर वहां आ जाता है और इन लोगों पर फायर करता है, जिसके बाद फ्रैंक अपनी बोट को दूसरी दिशा में मोड़ देता है और वहां से भाग जाता है।
आगे चलकर लिली ये नोटिस करती है कि फ्रैंक बोट को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। वो उसे दूसरी तरफ चलने को कहती है। फ्रैंक उसे समझाता है कि उस डायरेक्शन में बहुत खतरा है, क्योंकि मैं इस नदी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर लिली उसकी बात नहीं सुनती और फ्रैंक को अपनी बोट का डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ प्रिंस टीयर्स ऑफ द मून को खोजने के लिए एग्यूरे की हेल्प लेने का प्लान बनाता है और अब रात होने वाली होती है। फ्रैंक बोट को एक साइड में लगा देता है। डिनर के बाद मैक बोट में नीचे फ्रैंक के कैबिन में सोने चला जाता है, जहाँ प्रॉक्सिमा एक केज में होती है। ऊपर फ्रैंक और लिली बात कर रहे होते हैं। लिली उसे बताती है कि वो टीयर्स ऑफ द मून की पावर से मेडिसिन बनाकर सभी लोगों की हेल्प करना चाहती है। फ्रैंक उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि लिली अनजान लोगों की लाइफ बचाने के लिए खुद की जान को रिस्क में डाल रही थी। और तभी मैक वहाँ भागता हुआ आता है, क्योंकि प्रॉक्सिमा उसका पीछा जो कर रही थी। इससे लिली को पता चलता है कि बार में जैगुआर से लड़ाई बस एक ढोंग थी और वो जैगुआर फ्रैंक का ही एक पेट है। इसलिए वो फ्रैंक से नाराज हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक ने फिर से उसका भरोसा तोड़ दिया था। दूसरी तरफ प्रिंस रस्सियों की मदद से केव में जाता है, जहाँ एग्यूरे और उसकी टीम की बॉडी मिल जाती है। प्रिंस उस पर नदी का पानी डालकर उसे जिंदा कर देता है, जो कि अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। प्रिंस उससे कहता है कि तुम मुझे एरोहेड ला कर दो, मैं तुम्हें इस कर्ज से आजाद कर दूंगा। एग्यूरे उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद प्रिंस वहाँ पर बहुत सा नदी का पानी डालकर उन लोगों को आजाद करवा देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक लिली को आगे जाने से मना करता है, लेकिन लिली नहीं मानती और आगे बोट एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, जहाँ फ्रैंक बोट को संभालने की कोशिश करता है और बोट दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है और इनकी जान बच जाती है। पर इनकी शिप को काफी डैमेज हुआ था, इसलिए वो जंगल में रुकते हैं और शिप को रिपेयर करने के लिए लकड़ियां जमा करना शुरू करते हैं। लिली फ्रैंक के कैबिन में स्पाई करती है, जहां उसे बहुत से पेपर्स दिखते हैं जिसमें टीयर ऑफ द मून के बारे में लिखा हुआ होता है। इससे लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी टीयर ऑफ द मून के बारे में जानता है। तभी फ्रैंक वहां आ जाता है। लिली के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो भी बहुत समय पहले उसे ढूंढने गया था, पर वो उसे नहीं मिला। और तब लिली उसे अपना एरोहेड दिखाती है और कहती है कि इससे पहले तुम्हारे पास ये नहीं था, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिला। अब तभी जंगल के हेड हंटर आ जाते हैं और छोटे छोटे तीरों से उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। जब इनको होश आता है तो ये लोग किसी अजीब सी जगह पर होते हैं, जहां फ्रैंक हेड हंटर से कहता है कि वो लोग उसे बंदी बना ले और लिली और मैक को वहां से जाने दें। लेकिन कबीले की चीफ उनकी बात नहीं मानती और उसे एरोहेड देने को कहती है। लेकिन लिली उन्हें बातों में फंसाकर खुद को आजाद करवा लेती है और उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो जंगली उससे फाइट नहीं करते। जिसके बाद यहाँ पता चलता है कि वो कबीला एक फ्रेंडली कबीला है, जिसे फ्रैंक ने इन दोनों को डराने के लिए रखा था। इसके बाद लिली पर फ्रैंक का एक और झूठ खुल जाता है। जब इस कबीले की लीडर सैम एरोहेड पर लिखे शब्दों को ट्रांसलेट करती है, तब पता चलता है कि उस पेड़ को ढूंढने के लिए खुद को काबिल बनाना होगा और इसके लिए नदी के पानी को स्टोन में बदलना होगा और एक हार्ट को जोड़ना होगा। लेकिन केवल ब्लड मून की ही रात में उस पेड़ पर फूल आते हैं, जो कि आज से 2 दिन बाद है। यहाँ पर लिली को ये भी पता चलता है कि वो जिस जगह पर उस पेड़ को ढूंढने जा रही थी वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। अब लिली फैसला करती है कि वो इस खतरे में अकेली जाएगी, क्योंकि वो मैक को अब किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी और अब क्योंकि वो फ्रैंक पर भी भरोसा नहीं करती थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। ये लोग आज रात यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। तभी एग्यूरे और उसके साथियों का ग्रुप वहाँ आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, क्योंकि एग्यूरे यहाँ एरोहेड लेने आया था। फ्रैंक जब इन लोगों को यहाँ देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, जैसे वो पहले से इनको जानता हो। ये लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन कर्ज की वजह से वो लोग अमर थे और उन्हें कुछ भी नहीं होता। इसी बीच एग्यूरे का एक साथी लिली से एरोहेड छीन लेता है और एग्यूरे को दे देता है। एग्यूरे उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। दोनों में फाइट होती है। एग्यूरे अपनी तलवार को फ्रैंक के सीने के आर पार कर देता है, लेकिन फ्रैंक एरोहेड लेने में कामयाब हो जाता है और जब वो नीचे गिरने लगता है तब वो एरोहेड लिली के पास फेंक देता है और नीचे गिर जाता है। अब सैम लिली और फ्रैंक को बताती है कि जल्दी से तुम दोनों नदी से दूर भाग जाओ, क्योंकि ये लोग नदी से दूर जाते ही पत्थर के हो जाएंगे। यहाँ से भागते समय मैक का पैर जख्मी हो जाता है और वो लिली को वहाँ से भगा देता है। अब लिली नदी से दूर जाने लगती है और एग्यूरे और उसके साथियों को वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि वो लोग नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रिंस उनका पीछा कर सकता था। इसलिए एग्यूरे का एक साथी जो कि मधुमक्खियों में कन्वर्ट होने लगा था, वो लिली के पीछे अपनी मधुमक्खियों को डाल देता है। सुबह में लिली जब फ्रैंक और मैक को खोजने जाती है तो फ्रैंक उसे जिंदा मिलता है
इससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन तलवार के आर पार होने के बाद भी फ्रैंक की बॉडी से खून का एक भी कतरा नहीं गिरा था। इससे लिली और मैक्स समझ जाते हैं कि फ्रैंक एक इंसान नहीं है। इसके बाद फ्रैंक रिवील करता है कि वो भी एग्यूरे के ग्रुप में से एक है और श्राप की वजह से वो 400 सालों से जिंदा है। इसके बाद वो लिली को तलवार निकालने को कहता है। लिली तो पहले बहुत घबराती है, लेकिन बाद में वो हिम्मत करके उस तलवार को निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ मधुमक्खियां प्रिंस के पास जाती है और मैप पर लिली की लोकेशन बता देती है। इसके बाद प्रिंस अपने लोगों को उस लोकेशन पर चलने को कहता है। अब लिली फ्रैंक के साथ बोट पर टीयर्स ऑफ द मून को खोजने के लिए निकल जाती है। फ्रैंक एग्यूरे से लिली के लिए लड़ा था, इसलिए लिली को यकीन हो जाता है कि वो एक अच्छा आदमी है और लिली उसकी पहले की स्टोरी पूछती है। इसके बाद फ्रैंक उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है और हमें पता चलता है कि फ्रैंक एग्यूरे का स्टेप ब्रदर यानी कि सौतेला भाई था। एग्यूरे की बेटी की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, लेकिन एग्यूरे उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसके बाद हम दोनों अपने ग्रुप के साथ टीयर्स ऑफ द मून को खोजने के लिए निकल गए, क्योंकि एग्यूरे को पता था कि उस पेड़ की एक पंखुड़ी किसी भी चीज की जान बचा सकती है। हमने उस पेड़ को बहुत समय तक खोजा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन हम लगातार उसे खोजते रहे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जंगल हमें एक एक करके मारता गया। फिर जब गांव वालों को हमारी लाश मिली, तब गांव के सरदार और उसकी बेटी ने टीयर्स ऑफ द मून की पावर से एग्यूरे और उसकी साथियों को जिंदा किया। लेकिन एग्यूरे अपनी बेटी के लिए उस पेड़ तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने चीफ से एरो हेड मांगा, लेकिन चीफ ने उसे देने से मना कर दिया। इसके बाद एग्यूरे और उसके लोगों ने एरो हेड के लिए गांव वालों पर हमला कर दिया और वहां आग लगाकर गांव वालों को जला दिया। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, इसलिए मैंने गांव वालों को बचाने की कोशिश की। लेकिन सरदार ने मरने से पहले हमें एक कर्ज यानी कि शराब दे दिया, जिसकी वजह से हम ना ही नदी पार कर सकते हैं और ना ही हम कभी मर सकते हैं। एग्यूरे मुझे धोखेबाज समझता था, इसलिए हम कई सालों तक लड़ते रहे, लेकिन हम में से कोई भी मरता नहीं था। इसलिए मैंने एग्यूरे और उसके साथी को ट्रैप में फंसाकर एक गुफा में बंद कर दिया, जहां नदी का पानी नहीं पहुंच सकता था। इसलिए जंगल ने उन्हें पकड़ लिया और 400 सालों तक वहीं कैद कर दिया, जो कि अब मॉन्स्टर में बदल गए हैं। उसके बाद मैंने नदी के पास इस जगह को बसाया और यहीं रहने लग गया, लेकिन अब किसी ने उन्हें आजाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैक को प्रिंस पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसकी मदद से लिली और फ्रैंक को एरो हेड देने के लिए मजबूर करना चाहता था। वहीं लिली अब फ्रैंक पर पूरा यकीन करने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लिली पूछती है कि टीयर्स ऑफ द मून मिलने के बाद तुम क्या करोगे। इस पर सैम उसे बताता है कि वो इस कर्ज यानी शराब को हटाकर सुकून से मरना चाहता है, क्योंकि मैं इतने सालों से जिंदा रहकर बोर हो चुका हूँ। लेकिन लिली ऐसा नहीं चाहती थी। वहीं मैक प्रिंस को पेड़ की असली लोकेशन बता देता है। उसके बाद प्रिंस मधुमक्खियों को मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एग्यूरे को वो लोकेशन पता चले। वहीं लिली और फ्रैंक पेड़ की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक चेक करने के लिए नदी के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक चैम्बर के अंदर लीवर दिखता है, जिसको खोलने से वहां का पानी बाहर जाने वाला था। लेकिन चैम्बर के अंदर जाने के लिए जगह कम थी, इसलिए वो वापस लिली के पास आता है और उसे इसके बारे में बताता है, क्योंकि लिली उसमें आसानी से जा सकती थी। लेकिन लिली उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो स्विमिंग नहीं जानती थी। लेकिन फ्रैंक के काफी समझाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद फ्रैंक उसे नीचे ले जाता है और लिली चैम्बर में घुसकर लीवर को खींच देती है, पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। लीवर के खींचते ही नदी का पानी उतरने लगता है। अब लिली को बेहोश देखकर फ्रैंक बहुत परेशान हो जाता है और तभी लिली को होश आ जाता है। वो दोनों यहाँ पहुंचकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वो दोनों अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। लिली अब फ्रैंक से प्यार करने लगी थी और उसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती थी, इसलिए वो फ्रैंक को भी अपनी लाइफ जीने को कहती है। इसी बीच में मैक को लेकर प्रिंस भी वहां आ जाता है और प्रिंस के आदमी लिली और फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। प्रिंस लिली से एरो हेड देने के लिए कहता है। लिली मैक की जान बचाने के लिए एरो हेड उसे दे देती है और वो जर्मन प्रिंस बताता है कि मैं टीयर्स ऑफ द मून की पावर को यूज करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों को लेकर उस पेड़ के पास पहुँचता है, लेकिन वो पेड़ डेड यानी कि मरा हुआ था और प्रिंस उसे जिंदा करना नहीं जानता था, इसलिए वो लिली से उसके बारे में पूछता है, लेकिन लिली उसे मना कर देती है। अब इसके बाद फ्रैंक उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और बदले में एक पंखुड़ी की डिमांड करता है। लेकिन जब वो एरो हेड को वहाँ पर फिक्स करने जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लिली भी एक पंखुड़ी के बदले उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन प्रिंस दोनों में से किसी एक को ही पंखुड़ी देने को कहता है।
लिली उसकी बात को मान जाती है और वो दोनों वहाँ लिखी पहेली को सॉल्व करने लगते हैं। अब वहाँ पर ब्लड मून भी आ चुका होता है और तभी लिली को सैम की बात याद आ जाती है कि इस पेड़ को जिंदा करने के लिए टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। फ्रैंक जब एरो हेड को तोड़ता है तो उसमें से एक मणि निकलती है जिसे सही जगह पर लगाने से पूरा पेड़ जिंदा हो जाता है और वहाँ पर पंखुड़ी भी आ जाती है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद लिली फ्रैंक को शूट कर पानी में गिरा देती है क्योंकि प्रिंस उनमें से किसी एक को ही पंखुड़ी देने वाला था, लेकिन प्रिंस ये सीक्रेट नहीं जानता था कि फ्रैंक भी अमर है। इसके बाद प्रिंस लिली को लेकर टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ी लेने जाता है और नीचे से फ्रैंक मैक के पास आ जाता है और दोनों मिलकर प्रिंस के आदमियों को मारने लगते हैं। तभी प्रिंस का एक आदमी मैक पर गन पॉइंट कर लेता है और तभी प्रॉक्सिमा आकर उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ लिली भी उस पेड़ की पंखुड़ी लेने ऊपर जाती है, लेकिन अब ब्लड मून की लाइट जाने वाली थी और पेड़ फिर से मरने लगता है। ये देखकर लिली बहुत तेजी से दौड़ने लगती है और आखिर में उसे एक पंखुड़ी मिल ही जाती है और तभी वो डाल भी टूट जाती है और लिली नीचे की डाल पर गिरकर लटक जाती है। इसी दौरान प्रिंस भी वहाँ आ जाता है और उसे नीचे गिराने की धमकी देता है और बदले में पंखुड़ी मांगता है। तभी उस पर एक डाल टूटकर गिर जाती है और लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक की तरफ फेंक देती है और फ्रैंक उसे पानी में जाने से पहले ही पकड़ लेता है। लेकिन अब एग्यूरे का ग्रुप भी वहाँ आ जाता है। प्रिंस उनसे पंखुड़ी लेने में हेल्प करने को कहता है, लेकिन एग्यूरे उसे धोखा देता है और उसे सांपों से कटवा देता है। अब एग्यूरे का ग्रुप पंखुड़ी लेने के लिए लिली के पीछे पड़ जाता है। तब फ्रैंक लिली को बचाने के लिए उन्हें पंखुड़ी दिखाता है। इसके बाद वो लोग लिली को छोड़कर फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। अब फ्रैंक पंखुड़ी को वहीं छुपा देता है और अपनी बोट लेके वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद फ्रैंक और एग्यूरे के ग्रुप के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं प्रिंस अभी भी जिंदा था, जो कि मैक और लिली पर हमला करने जाता है, लेकिन मैक उसे एक दीवार पर धक्का दे देता है, जिससे दीवार का एक हिस्सा प्रिंस पर गिर जाता है और फाइनली प्रिंस की मौत हो जाती है। वहीं एग्यूरे और उसके साथी पंखुड़ी लेने के लिए फ्रैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन जब फ्रैंक अपनी पॉकेट दिखाता है तो उसमें पंखुड़ी नहीं होती, क्योंकि फ्रैंक ने वो पंखुड़ी पहले से ही कहीं छुपा दी थी। इससे लिली भी जान जाती है कि फ्रैंक खुद को सैक्रिफाइस करके, यानी कि बलिदान करके उन दोनों को बचाना चाहता था। वहीं एग्यूरे भी समझ जाता है कि फ्रैंक बोट को क्रैश करके नदी के पानी को बंद करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और बोट दीवार से टकराकर क्रैश हो जाती है। इसके बाद वहां नदी का पानी आना बंद हो जाता है और कर्स यानी के श्राप की वजह से फ्रैंक के साथ साथ एग्यूरे के पूरे ग्रुप को जंगल अपने कब्जे में ले लेता है और सभी वहीं पर पत्थर के बन जाते हैं। फ्रैंक को इस हालत में देखकर लिली बहुत उदास हो जाती है और वो अपने पास की पंखुड़ी से फ्रैंक को इस श्राप से आजाद करने के लिए उसके होठ पर वो पंखुड़ी को रख देती है। इसके बाद फ्रैंक उस श्राप से मुक्त हो जाता है और इसके बाद लिली और फ्रैंक बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ब्लड मून की थोड़ी सी लाइट वहां आती है, जिससे पेड़ पर और एक पंखुड़ी आ जाती है, जिसे लिली अपनी रिसर्च के लिए लेके वहां से आ जाती है। जब रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर को इस बारे में पता चलता है तो वो लिली के पास अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप लेने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। इस पर लिली मैक को वहां भेजती है, जो इन सोसाइटी मेंबर के सामने ही उनके इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हम आखिरी सीन में फ्रैंक और लिली को देखते हैं, जो वापस लंदन में आकर एक दूसरे के साथ बहुत खुश है और यहीं पर यह मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।